हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप? हम आपके लिए लेके आ गए हैं फिल्म एम्पर के एपिसोड नंबर 73 को। और इस एपिसोड में हमें कई सरप्राइजेस देखने को मिलने वाले हैं। वैसे जिन्होंने पिछला एपिसोड नहीं देखा है उसे पहले देख लो, क्योंकि वो इस नए आर्क का इंट्रोडक्टरी एपिसोड था। इस वजह से उसमें कुछ क्रूशियल इन्फॉर्मेशन छिपी हुई है। चलो जरा शॉर्ट में जान लेते हैं पिछले पार्ट में क्या हुआ था। एपिसोड की शुरुआत में जियान यूरू से विदाई लेता है। यूरू चली जाती है वानुआ पवेलियन और जियान चेंगयू के साथ चला गया था बर्निंग इंसेंस पवेलियन। फिर आगे हमें इंट्रोड्यूस करवाया गया था जुआन सेंटियन के स्ट्रक्चर से, जिसमें हमें बताया जाता है कि 9 सुपर जैक्स जुआन सेंटियन के 9 माउंटेन्स को ऑक्यूपाई करते हैं। वहीं पर जुआन रॉयल फैमिली रहती है एक सिटी में। अगर आप सारे माउंटेन्स और सिटीज के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो पिछले एपिसोड को देख सकते हो। फिर जियान चेंगयू के साथ पहुंच गया था हुआशन के पास, जिसे हम बोलेंगे माउंट हुआ। ये बर्निंग इंसेंस पवेलियन का ठिकाना होता है और इस माउंट हुआ को एक बहुत ही खतरनाक फॉर्मेशन प्रोटेक्ट कर रही होती है। इस फॉर्मेशन का नाम होता है बर्निंग हेवन फॉर्मेशन। इस फॉर्मेशन के अंदर उड़ा नहीं जा सकता था, स्पेशली माउंटेन के बेस से। इस वजह से माउंटेन टॉप पे जियान को चढ़ के आना पड़ता है। फिर चेंगयू आराम करने चले गए थे और जियान की टोली की जिम्मेवारी संभालता है मुचेन। मुचेन की स्ट्रेंथ 6 स्टार 2 दी की होती है। कुछ समय के बाद वो जियान के ग्रुप को लेके बर्निंग इंसेंस पवेलियन के इनर रीजन में पहुंच गया था। ये सभी जाते हैं एक बड़े से एंशिएंट से हॉल में, जहाँ पे 3 लोग इनका इंतजार कर रहे होते हैं। चलो आगे की स्टोरी हम यहाँ से जानते हैं। उस एंशिएंट बिल्डिंग में एंटर करने के बाद जियान के ग्रुप को 3 फिगर्स दिखाई देते हैं। बीच में खड़ा वो मिडिल एज मैन जिसने सफेद रंग की रोब्स को पहन के रखा होता है। इस ग्रुप को देख के स्माइल करता है। वो कहता है ही लगता है इस बार के रिक्रूट्स काफी एक्सेप्शनल है। उसके बगल में खड़ा फिगर बोलते है हाँ तुम सही कह रहे हो। चेंगयू की रिपोर्ट के हिसाब से इस बार इनकॉर्स फॉरेस्ट में ट्विन गोस्ट एम्पर ने अपनी सील तोड़ ली थी। उस ट्विन गोस्ट एम्पर ने अपनी स्ट्रेंथ को ए स्टार 2D लेवल में पहुंचा लिया था, लेकिन पॉइंट्स ग्रैबिंग कंपटीशन के चैंपियन ने सभी के साथ मिलके उस ट्विन गोस्ट एम्पर की फिजिकल बॉडी बर्बाद कर दी, मतलब डिस्ट्रॉय कर दी। एक यंग मैन के लिए ऐसा करना ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है। दूसरी साइड खड़ा रेड रोड फिगर बोलता है अब क्योंकि ट्विन गोस्ट एम्पर को हरा दिया गया है तो लगता है हमारा बर्निंग इंसेंस पवेलियन फाइनली। तभी मुचेन की आवाज इन तीनों के कानों में जाती है। वो कहता है मास्टर अंकल म्यू अंकल हुओ, मैं उन्हें लेके आ गया हूँ। वो रेड रोड फिगर बोलता है तुमने अच्छा किया, ठीक है अब तुम जा सकते हो। हाल फिलहाल बर्निंग स्काई फॉर्मेशन में कुछ चेंज हुए हैं, इस वजह से तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना होगा। मुचेन डीपली बाव करके अपने कदमों को पीछे लेता है। तो फाइनली जियान को तीनों फिगर्स को देखने का मौका मिला था। ये तीनों लोग ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में खड़े होते हैं। सफेद कपड़ों वाला व्यक्ति खड़ा हुआ था आगे और बाकी के दोनों पीछे खड़े थे। जियान इन तीनों की बॉडी में से एक टेरिफाइंग ऑरे को सेंस कर पाता है। जियान कहता है अगर मेरा गैस करेक्ट है तो ये तीनों इस जगह के 3 टेम्पल से रिलेटेड होंगे जो कि हेवन, अर्थ और ह्यूमन होते हैं। जब जियान इन तीनों को परख रहा था, जियान नोटिस भी नहीं कर पाता, तभी व्हाइट रोड मैन उसके बगल में अपीयर हुआ था। वो व्हाइट रोड में हंस के बोलता है ही तुम्हारी सोल पावर काफी अच्छी है, तुम काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हो। इस आवाज को अपने कान के पास सुन के जियान एकदम स्टार्टल्ड हो गया था। ये सीनियर एक ही पल में उसके बगल में अपीयर ही नहीं हुआ है, बल्कि जियान की शार्प विजुअल परसेप्शन के बाद भी उसने इस सीनियर की बिल्कुल प्रेजेंस सेंस नहीं करी। ऐसी घोस्ट जैसी मूवमेंट जियान पहली बार देख रहा होता है। भले ही व्यक्ति जियान कितने करीब खड़ा हो, तभी वो उसकी बॉडी में से कोई भी ऑरा सेंस नहीं कर पाता। ये उसकी स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जियान को पता होता है कि जो एक्सपर्ट जितना ज्यादा पावरफुल होता है उसका अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर उतना ही अच्छा कंट्रोल भी होता है। जब जियान ने यूनिकॉर्स फॉरेस्ट में ट्विन गोस्ट एम्पर का सामना किया था तो कुछ ऐसी उसकी स्ट्रेंथ की फीलिंग होती है। बस फर्क इतना है कि इस एक्सपर्ट की प्रेजेंस उस ट्विन गोस्ट एम्पर से भी ज्यादा ओवरवेलमिंग है। जियान के बगल में अपीयर होने वाले का नाम ल्यूपिंग होता है। वो खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलते हैं मेरा नाम ल्यूपिंग है और मैं हेवनली पैलेस का डेप्यूटी हेड हूँ। ये होजी है जो कि अर्थ पैलेस के डेप्यूटी हेड है और ये है म्यूजी, ये ह्यूमन पैलेस के डेप्यूटी हेड है। जियान तुरंत रिस्पेक्टफुल आवाज में तीनों को ग्रीट करता है। वो कहता है मैं जियान तीनों सीनियर्स को ग्रीट करता हूँ। जियान के पीछे खड़ी म्यूइंग, लुओगांग, लूडी, म्यूफंग और बाकी के लोग भी तुरंत ही तीनों हेड्स को ग्रीट करते हैं। ल्यूपिंग अपने हाथ को वेव करके बोलते हैं इतनी फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है, बहुत लंबा समय हुआ है जब हमारे बर्निंग इंसेंस पवेलियन में पॉइंट स्प्लेंडरिंग कंपटीशन के टॉप 3 साथ में आए हो। ये सच में बहुत सालों से नहीं हुआ। ल्यूपिंग की नजरें जियान के ग्रुप के ऊपर से गुजरती हैं। वो कहते हैं तुम में से कौन सा फर्स्ट है। तुरंत ही म्यूफंग और बाकी लोग अपने कदमों को पीछे लेके जियान को आगे छोड़ देते हैं। म्यूफंग कहता है ये है। वहीं पे म्यूइंग मुंह फैला के बोलती है हम आखिर फर्स्ट प्लेस में ऐसी क्या खास बात है। जियान जानता था कि वो यहाँ पे बस बहाने बना रही है और उसने यूनिकॉर्स फॉरेस्ट की फाइट में पूरी जी जान लगा दी थी। अगर जियान ने ट्विन गोस्ट एम्पर को हराया नहीं होता तो नंबर 1 पोजीशन डेफिनेटली म्यूइंग को जाने वाली थी। ल्यूफिंग का ध्यान जाता है फाइनली जियान के ऊपर। वो कहते ओ तो ये तुम हो, तुम्हारी अर्ली 4 स्टार 2 एम्पर की स्ट्रेंथ काफी सही है, लेकिन उससे ज्यादा रिमार्केबल है तुम्हारी सोल पावर।
पावर। ये कहते कहते ल्यूपिंग की भौं से उड़ गई थी। वो कहते हम तो तुम अपनी स्ट्रेंथ को हाइड कर रहे हो क्यों? ये सुन के जियान भी सरप्राइज हो जाता है। उसने सोचा नहीं था कि उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को हाइड करना इसके बारे में ल्यूपिंग को तुरंत मालूम पड़ जाएगा। ओजी भी जियान की तारीफ करते हुए बोलते हैं ऐसी स्ट्रेंथ के साथ ट्विन गोस्ट एम्पर का सामना करना ये करेज मांगता है। लगता है जियान की स्ट्रेंथ के बारे में यूइंग को अब मालूम पड़ा था। ये शायद उसने ध्यान नहीं दिया। वो अपनी पलकें झपका के बोलती तो ये बस और साथ दो एम्पर के अर्ली स्टेज पे है और तब भी ऐसी पावर को शो कर पाया। ल्यूपिंग की आंखें अभी तक शार्प हो गई थी। वो जियान को असेस करके बोलते हैं एम्पर रैंक में मोटल स्टेट की सोल पावर। लगता है तुम एक एल्केमिस्ट हो। जियान स्माइल के साथ नोट करके बोलते हैं हाँ मैं पीक फर्स्ट ग्रेड का एम्पर एल्केमिस्ट हूँ। ये सुन के ल्यूपिंग की आंखें चमकने लगी थी। वो कहते हैं फर्स्ट रैंक पीक ग्रेड एम्पर। लगता है तुम सेकंड रैंक में ब्रेक थ्रू करने के काफी करीब हो। ल्यूपिंग के पीछे खड़े लोग तुरंत ही एक दूसरे से ग्लैंसेस एक्सचेंज करते हैं। इतनी कम एज में इतना हाई लेवल का एल्केमिस्ट ढूंढना ये सच में बहुत ही डिफिकल्ट काम है। ल्यूपिंग कंटिन्यू करते हैं जैसा कि तुम जानते होगे फर्स्ट ग्रेड एम्पर रैंक की पिल्स को हेवन अर्थ और प्रोफाउंड लेवल में कैटेगराइज किया गया है। मुझे लगता है तुम काफी जल्दी सेकंड ग्रेड की पिल को रिफाइन कर पाओगे। तब तुम जोंडेन पिल को रिफाइन करके एक 2D क्लास के एक्सपर्ट को कमांड कर सकते हो। वहीं पे अर्थ ग्रेड की पिल तुम्हें एक 2 स्टार 2 एम्पर लेवल के पावर हाउस को कमांड करने की क्वालिफिकेशन देती है। और अगर तुम एक 3 स्टार 2D को इन्वाइट करना चाहते हो तो तुम्हें टियानदान रिफाइन करनी होगी। अब तक मियूइंग का मुंह डब्बे की तरह खुला रह गया था। वो कहती है पहले से ही पीक फर्स्ट ग्रेड एम्पर लेवल का एल्केमिस्ट है। अभी ग्रीन फ्रूट और लुगांग भी जियान को किसी मॉन्स्टर की तरह देख रहे थे। सबके दिमाग में बस एक सवाल आता है। वो खुद से पूछते हैं क्या ये सच में एक इंसान है? कुछ सोचने के बाद ल्यूपिंग कहते हैं मुझे लगता है जियान मेरे हेवली प्लेस में ज्यादा थ्राइव करेगा। अगर ट्विन गोस्ट एम्पर को हराने के बाद जियान की पॉइंट स्प्लेंडरिंग कंपटीशन की नंबर 1 रैंक को इग्नोर कर दिया जाए तब भी जियान के पीक फर्स्ट ग्रेड एम्पर एल्केमिस्ट के स्टेटस को देखते हुए वो तीनों डेप्यूटी पैलेस मास्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट फिगर बन जाता है। हालांकि जियान अभी फर्स्ट ग्रेड का एम्पर एल्केमिस्ट है लेकिन उसका फ्यूचर पोटेंशियल बहुत खतरनाक है। अगर पिल वैली के वैली मास्टर की बात करी जाए तो वो जियान की एज में उससे बेटर नहीं होंगे। जियान को जीतने के इरादे को लेके ल्यूपिंग एक वार्म स्माइल के साथ बोलते हैं हमारा हेवली पैलेस फैंक्शन पवेलियन में सबसे ज्यादा रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है। तुम्हारे टैलेंट के साथ अगर तुम हमारी हेवली पैलेस को ज्वाइन करते हो तो ये तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। ल्यूपिंग कहते हैं जियान तुम्हारा क्या सोचना है? वो जियान जैसे टैलेंट को अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहते थे। भले ही हेवली पैलेस की वजह से ल्यूपिंग की पोजीशन थोड़ी सी हाई हो लगता है तब भी और डेप्यूटी मास्टर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता था। डेप्यूटी हेड म्यूजिक बोलते हैं ल्यूपिंग तुम्हें लोगों को इतना पुश नहीं करना चाहिए। भले ही तीनों में तुम्हारा हेवली पैलेस सबसे स्ट्रॉन्ग है लेकिन जियान के पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है। वो जिसे चाहे उसे ज्वाइन कर सकता है और तुम बीच में आके रूल्स को तोड़ रहे हो। लगता है तीनों डेप्यूटी हेड के बीच में रिलेशन काफी अच्छे होते हैं क्योंकि म्यूजिक के स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने के बाद भी डेप्यूटी हेड चीफ बिल्कुल गुस्सा नहीं होते। वो कहते हैं बदरम्यू तुम इतनी चिंता मत करो, मैं तो बस जियान को अपने हेवली पैलेस को ज्वाइन करने के फायदे बता रहा था। फाइनली म्यूजिक सबको एक्सप्लेन करते हुए बोलते हैं फैंक्शन पवेलियन के इंटरसेक्शन को 3 हिस्सों में बांटा गया है। ये है हेवली पैलेस, अर्थ पैलेस और मैन पैलेस मतलब ह्यूमन पैलेस। लेकिन तीनों में हेवली पैलेस हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहा है। इस वजह से वो कई सालों से इंटरसेक्शन को डोमिनेट कर पा रहा है। म्यूफंग कहते हैं लेकिन तीनों हॉल्स की अपनी अपनी यूनिक एस्पेक्ट्स है। जैसा कि हेवन हॉल के पास बर्निंग हेवन टेक्निक है जो कि बहुत ही एग्रेसिव आर्ट है। वहीं पे अर्थ हॉल के पास है रेकलेस हैंड जो कि अर्थ हॉल की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक है। और जहाँ तक बात रही ह्यूमन हॉल की, इतना कहने के बाद म्यूजिक रुक जाते हैं। अब भाई अब तक म्यूइंग को क्यूरियोसिटी का कीड़ा काट गया था। वो कहती है ह्यूमन हॉल के बारे में क्या? इसका जवाब म्यूफंग देता है। वो कहता है ह्यूमन हॉल के पास सबसे मिस्टीरियस टेक्निक है और उसका नाम है हेवन शिफ्टिंग रूलर। लेकिन कहा जाता है कि बर्निंग इंसेंस पवेलियन के स्टेबलाइजमेंट के बाद इस टेक्निक को बस 2 ही लोग मास्टर कर पाए हैं। हालांकि ह्यूमन हॉल के डिसाइपल्स हमेशा इस टेक्निक को सीखने की कोशिश करते हैं लेकिन अफसोस की बात है कि किसी के समझ में नहीं आती। यही कारण है जिसकी वजह से ह्यूमन हॉल लास्ट रैंक करता है। जब जान सुनता है हेवन शिफ्टिंग रूलर के बारे में उसकी आंखें एकदम फ्लेकर होने लगती है। एक बार तीनों डेप्यूटी हेड्स को देखने के बाद वो सवाल को अपने मास्टर से पूछता है। जियान मनी मन में गोल्डन ड्रैगिंग से पूछता है मास्टर क्या मुझे ह्यूमन हॉल ज्वाइन करना चाहिए? जिस तरीके से चीजें उसे दिखाई दे रही है हेवनली पैलेस सबसे खतरनाक है, फिर आता है अर्थ हॉल और लास्ट में आता है ह्यूमन हॉल। गोल्डन ड्रैगिंग तुरंत ही रिप्लाई करते हैं। वो कहते हैं ऑफ कोर्स भले ह्यूमन हॉल अभी तुम्हें कमजोर दिख रहा हो लेकिन एक बार उसने अपनी स्ट्रेंथ पर रिलाई करते हुए 9 सुपर सेक्स की बराबरी करी थी और उनकी वो हेवन शिफ्टिंग रूलर बहुत ही शानदार टेक्निक है। एक बार ह्यूमन हॉल के एक मेंबर जिसकी स्ट्रेंथ पीक 2D की होती है और जिसने इस टेक्निक को मास्टर करके रखा था उसकी दो इमोर्टल लेवल के फाइटर से फाइट होती है। तीनों के बीच में इतना बड़ा कल्टिवेशन गैप होने के बाद भी वो दोनों 2 इमोर्टल्स उस ह्यूमन हॉल के मेंबर्स को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा पाए। ये तो बस हेवन शिफ्टिंग रूलर की पावर का बस एक उदाहरण है। जी हाँ, तो मैं
तुम्हें ह्यूमन हॉल ही ज्वाइन करना चाहिए, जैसे तुम हेवन शिफ्टिंग रूलर को जल्द से जल्द सीख सको। अचानक से जियान के चेहरे पे शॉक फ्लैश हुआ था। वो मनी मन में कहता है पीक 2 एम्परर दो इमोर्टल से फाइट कर पाया, भले ही भी जियान की स्ट्रेंथ 4 स्टार 2 दी की हो, वो तब भी कहीं न कहीं इमेजिन कर पाता है कि पीक 2 दी एक्सपर्ट और 2 इमोर्टल के बीच में कितना बड़ा गैप होगा। गोल्डन डैकिंग जियान को और उकसाते हुए बोलते और तो और हमने जिस होली फ्लेम की बात करी थी वो भी ह्यूमन हॉल से जुड़ी हुई है। जियान स्माइल के साथ बोलता है होली फ्लेम। फाइनली उसका ध्यान तीनों डेप्यूटी हॉल मास्टर्स के ऊपर जाता है जो कि एक दूसरे से बहस कर रहे थे। जियान हाथ कब करके रिस्पेक्टफुल आवाज में कहता है सीनियर मैं आपकी काइंडनेस को अप्रिशिएट करता हूँ। जियान के शब्दों को सुन के ल्यूपिंग के चेहरे की स्माइल थोड़ी कम हो गई थी। वो जियान से कहते मैं तुम्हारे भले की बात कर रहा हूँ, सिर्फ हमारे हैवी पैलेस को ज्वाइन करने के बाद ही तुम सबसे अच्छे रिसोर्सेज को एंजॉय कर सकते हो। क्या तुम एक बार फिर से रिकंसिडर नहीं करना चाहोगे? जियान फिर से हाथ कब करके बोलता है सीनियर मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन काफी सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया है कि मैं ह्यूमन हॉल को ज्वाइन करूंगा। ल्यूपिंग कहते ह्यूमन हॉल बुरा नहीं है, लेकिन ये तुम्हारे लिए बेस्ट नहीं होगा। वैसे भी तीनों हॉल्स बर्निंग इंसेंस पवेलियन का ही हिस्सा है, इस वजह से तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जियान कहता है सीनियर आपकी केयर के लिए थैंक यू, लेकिन मैं ह्यूमन हॉल की उस यूनिक फाइटिंग स्किल को ट्राई करना चाहता हूँ। म्यूजुजी जो कि जियान को ऑब्जर्व कर रहे थे वो हंस के बोलते हाँ लगता है तुम्हारी भूख काफी ज्यादा है। जब ल्यूपिंग समझ जाते हैं कि जियान किसी भी कीमत में मानने वाला नहीं है, वो एक हल्का सा स्नॉट करके बगल में मुड़ जाते हैं। हॉल से जाने से पहले ल्यूपिंग कहते हैं जो हेवली पैलेस को ज्वाइन करना चाहता है वो मेरे साथ आए। ल्यूपिंग की बात को सुन के जियान के पीछे खड़े कई डिसाइपल्स हेवली हॉल को ज्वाइन कर लेते हैं। आखिरकार वो जियान की तरह उन कल्टीवेशन रिसोर्सेज को इग्नोर नहीं कर सकते थे। खासकर जियान ने जिस तरीके से हेवली हॉल को ठुकराया होता है ये लोगों के लिए काफी कंफ्यूजिंग था। ओजी बाहर जाते हुए बोलते हैं जो भी मेरे अर्थ हॉल को ज्वाइन करना चाहता है वो मेरे पीछे आए। अभी इस एंशिएंट हॉल के अंदर जियान, म्यूयिंग, म्यूफंग और शाओई बचे हुए होते हैं। म्यूजुजी गहरी सांस लेने के बाद बोलते हैं क्या तुम सभी का ये आखिरी फैसला है? म्यूजुजी कहते हैं अगर तुम में से कोई हमारी ह्यूमन हॉल की प्रोफाउंड टेक्निक को प्रैक्टिस कर पाता है तो फिर हमारे लिए हेवली हॉल को सरपास करना बड़ी बात नहीं होगी। बस तुम सभी को समझना चाहिए कि फैक्शन पवेलियन के स्टेबलाइज होने के बाद भी उस टेक्निक को बस 2 ही लोग प्रैक्टिस कर पाए हैं और उनमें से एक बर्निंग इंसेंस पवेलियन के पवेलियन मास्टर हैं। ये सब सुनने के बाद भी जियान की आंखों से डिटर्मिनेशन बिल्कुल कम नहीं हुई होती। वो कहता है जब तक हम ट्राई नहीं करते हमें कैसे मालूम पड़ेगा। लगता है ये सुन के म्यूजुजी खुश हो गए थे। वो कहते हैं बहुत अच्छे, तुमने इनिशियल टेस्ट को पास कर लिया है। भले हमारा ह्यूमन हॉल थोड़ा डिक्लाइन हो रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पुश ओवर्स हों। इस एंशिएंट हॉल से बाहर जाने से पहले म्यूजुजी कहते हैं तो फिर तुम सभी का ह्यूमन पैलेस में स्वागत है। अब से ह्यूमन हॉल तुम्हारा घर होगा। जियान शाओई और बकियों से कहता है लेट्स गो। ये सुन के शाओई नोट करता है। वो जियान के चेहरे की एक्साइटमेंट को समझ पा रहा था। साफ तौर पे म्यूजुजी के शब्द जियान के दिल को छू गए हैं। अब लिटरली हेवली फ्लेम का सिंपल फायर स्पिरिट नहीं है। उस एवोल्यूशन से गुजरने के बाद उसे इंसानों की भावनाएं बहुत ही अच्छे से समझ में आने लगी हैं। उसे अब जियान का टेम्परामेंट और नेचर और भी अच्छे से समझ में आता है। जियान का पहले अपने बच्चों, मास्टर और फादर से दूर होना, फिर काइलिन, जूनर और अपने फादर इन लोग को खोना, ये जियान के दिल पे काफी बड़ा बर्डन है। इस वजह से उन्हें ढूंढने के लिए जियान जल्दी से स्ट्रॉन्ग होना चाहता है। जियान के बगल में चल रहा शाओई कहता है ब्रदर तुम चिंता मत करो, भले अभी तुम्हारे पास और लोग ना हो, मैं तो तब भी तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें सारे प्रेशर को अकेले झेलने की जरूरत नहीं है। जियान प्यार से शाओई के कंधे को थपथपाते हुए बोलता है हाँ तो तुम फाइनली बड़े हो गए हो। लिटरली जियान के लिए एक ऐसा पार्टनर है जिसपे जियान पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकता है और जैसी उसकी मिस्टीरियस आइडेंटिटी है वो फ्यूचर में और भी टेरिफाइंग तरीके से ग्रो होगा। तब तक म्यूफंग भी पास आके बोलता है हाँ मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। ये देख के जियान स्माइल करता है। पिछले कुछ समय से जब से म्यूफंग के साथ रहा है जियान म्यूफंग के सारे बिहेवियर को नोटिस करता आ रहा है और अब तक जियान म्यूफंग को एक सच्चा दोस्त मानने लगा था। और म्यूफंग जिन यिन यांग बैगो टेक्निक को प्रैक्टिस करता है उसकी तारीफ तो गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी करी थी। ये तीनों लोग बातचीत कर ही रहे होते हैं तभी म्यूइंग भी जियान के साथ आके बोलती हाँ मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मैं म्यूइंग ही हूँ और मैं भविष्य में तुम सभी से लगातार सीखना चाहूंगी। भले वो जियान के गहरे विचारों को समझ नहीं पा रही हो, लेकिन कुछ समय पहले उसकी आंखों में जो इमोशंस फ्लैश हो रहे थे वो बताते हैं कि जियान उतना शांत नहीं है जितना वो दिखता है। न जाने क्यों म्यूइंग को जियान के बारे में और भी जानने की इच्छा होती है। वो उसके सारे राज जानना चाहते थे। म्यूइंग की आवाज में जियान सिंसियरिटी को साफ तौर पर महसूस कर पाता है। वो कहता है बिल्कुल, क्योंकि अब हम चारों ह्यूमैनिटी हॉल के मेंबर्स हैं तो हमें फ्यूचर में एक दूसरे का ध्यान रखना होगा। जियान को भी पता था कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा उसे और साथियों की जरूरत होगी। इस वजह से जियान की जितने ज्यादा फ्रेंड्स होंगे उसके लिए भविष्य में चीजें उतनी ज्यादा अच्छी होंगी। म्यूजुजी जो कि आगे जा रहे होते हैं वो भी पीछे इन चारों की बातों को सुनते हैं। फाइनली वो अपने सिर को हिलाते हैं। ऐसा लगता है उन्हें तब की बातें याद आ गई थी जब वो नौजवान थे। इस एंशिएंट हॉल से बाहर आने के बाद जियान का ग्रुप एक इंडिपेंडेंट बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ रहा था। ये रास्ता जंगल से होते
भर्ती हो जाता है, जो कि कई सौ माइल्स तक फैला हुआ होता है। पहले एग्जैक्टली जंगल नहीं था, क्योंकि ओकेजनली जियान को रोड के दोनों साइड कई बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स दिखाई देते थे। ये सारे अकोमोडेशन और ट्रेनिंग ग्राउंड्स होते हैं। इसमें भी सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली चीज होती है एक रिवर। ये नदी इतनी ज्यादा साफ होती है कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लग रही थी, लेकिन इसकी सबसे इंट्रिगिंग बात ये होती है कि वॉइड में से बाहर आ रही थी। बेसिकली साफ आसमान से टपक रही होती है। ऊपर से नीचे गिरता हुआ नीला सा पानी दूर से ही देखने वालों को ऐसी फीलिंग देता है जिससे उनके विचार एकदम शांत हो जाते हैं। हम जियान को इसकी तरफ अपनी पोजीशन को फैलाते हुए देखते हैं, लेकिन इस बार वो काफी सतर्क होता है। जिस पल उसकी पोजीशन रिवर से कांटेक्ट में आती है, उसे एक अलग ही लेवल का कंफर्ट फील होता है। ऐसी रिलैक्सेशन जियान को काफी समय से फील नहीं हुई थी। आसमान से गिर रहे इस नीले झरने को देख के मीफंग भी एकदम कैप्टिवेट हो चुका होता है, मतलब मंत्रमुग्ध। वो कहता है ये क्या चीज है, ये कितनी अनयूजुअल है। जब जियान आनंद का अनुभव कर रहा होता है, तभी गोल्डन डैकिंग की आवाज उसके दिमाग में गूंजती है। जियान जिल्लोंग की आवाज में हल्के से शौक को महसूस कर पाता है। वो कहते हैं ये चीज मैंने सोचा नहीं था कि बर्निंग इंसेंस पवेलियन के पास इतनी पावरफुल एंटिटी होगी। जियान जिसके अंदर जिज्ञासा की कोई कमी नहीं होती, वो पूछता है मास्टर क्या चीज है ये। गोल्डन डैकिंग हंस के बोलते हैं हाँ, क्या तुम उस नीली नदी को देख पा रहे हो। जियान पूछता है क्या इसके बारे में कुछ स्पेशल है। गोल्डन डैकिंग कहते हैं इस रिवर के अंदर कई मिस्टीरियस पावर्स हैं। जियान कहते हैं कैसी पावर्स। ऑल्दो गोल्डन डैकिंग इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहते थे, लेकिन जियान के शरीर की थकावट को महसूस करके वो जियान से कहते हैं चलो इसके बारे में कल डिस्कस करते हैं, अभी तुम्हें आराम करना चाहिए। इस अज़ुर रिवर की पावर को सेंस करके जियान नोट करता है। म्यूजुजी जो कि सेंस कर पा रहे थे कि सारे डिसाइपल्स इस नदी के बारे में काफी क्यूरियस हैं। वो खुद से बोलते हैं लगता है इन नौजवानों की आंखें काफी पैनी है। एक इमारत के सामने आके म्यूजुजी कहते हैं आज से ये तुम्हारा घर होगा। मैं जानता हूँ कि लंबी जर्नी और कंपटीशन की वजह से तुम सभी काफी थक चुके होगे, इस वजह से आज रात आराम से आराम करो, मैं बाकी चीजों के बारे में कल बताऊंगा। ये क्या कि म्यूजुजी इस जगह से फटाक से गायब हो जाते हैं। म्यूजुजी के ऐसे बर्ताव को देख के जियान और बाकी लोग एक दूसरे की आंखों में देखने लगे थे। बिना हेजिटेशन के सभी उस कोर्टयार्ड के अंदर एंटर कर जाते हैं। इनका गोल होता है अपने आप को इस जगह से फैमिलियराइज करना। ये कोर्टयार्ड भले बहुत ज्यादा लग्जूरियस ना हो, लेकिन एकदम साफ सुथरा होता है। साफ तौर पे पवेलियन अपने रहने की जगहों का काफी अच्छे से ध्यान रखता है। रेजिडेंट के अंदर जाने के बाद जियान को सबसे पहले एक पत्थर से बनी टेबल नोटिस होती है, जैसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे स्टोन प्लेटफॉर्म। उसके ऊपर कई टी कप्स रखे होते हैं और बीच में रखा होता है टी पॉट। अब क्योंकि कल्टीवेशन वर्ल्ड है, तो यहाँ पे हमारी वो दूध वाली चाय नहीं चलने वाली, ये होती है स्प्रेड मेडिसिन टी। इस टेबल के बगल में इंसेंस जल रही होती है। इस अगरबत्ती की महक को पूरे कोर्टयार्ड में स्मेल किया जा सकता है। जियान सबसे पहले सभी के लिए एक एक कप में मेडिसिन टी डालते हुए बोलता है हे पहले यहाँ पे आओ, पहले स्प्रेड टी का मजा लिया जाए। म्यूफंग एक हल्की सी चुस्की लेने के बाद बोलते हैं आहा सच में टेस्ट काफी अच्छा है, लगता है अब से हम इस जगह पे रहने वाले हैं। वो इस कोर्टयार्ड के एनवायरनमेंट को देख के काफी सेटिस्फाइड दिख रहा था। ये पूरी जगह रिच एनर्जी से भरी हुई थी। यहाँ पे ट्रेन करना सभी के लिए काफी फायदेमंद होगा। जियान के पूरे ग्रुप में 3 लौंडे होते हैं और 2 होती हैं फीमेल्स। इनमें एक तो म्यू यिंग थी और दूसरी लिu डी होती है। म्यू यिंग जिसके चेहरे पे हेजिटेशन साफ दिखाई दे रही थी, वो पूछती हम कमरों को कैसे बांटेंगे। म्यूफंग एक काम आवाज में कहते हैं काफी सिंपल है, क्योंकि तुम दोनों लेडीज हो तो सबसे पहले चुनने का मौका तुम्हें मिलता है। ये सुन के दोनों लड़कियां खुश हो गई थी। म्यू यिंग जियान और शाओई को एक बार देखने के बाद अपने कमरे को चुनने के लिए चली जाती है। इस पूरे एरिया को स्कैन करके जियान कहता है लगता है यहाँ पे एग्जैक्टली 5 रूम्स हैं, जो कि हम पांचों के हिसाब से हैं। जब दोनों लड़कियां अपने अपने रूम्स में सेटल हो चुकी थी, जियान का ध्यान जाता है स्टोन प्लेटफॉर्म की एक जगह पे, जहाँ पे 3 शब्द लिखे हुए होते हैं। ये शब्द थे 5 बैम्बू रेजिडेंट। वो कहता है तो इसका ये नाम है। 5 मेंबर्स जिसमें जियान भी इंक्लूडेड होता है, वो अपने अपने रूम में सेटल हो जाते हैं। बर्निंग इंसेंस पवेलियन की अरेंजमेंट के पीछे 2 रीजन थे। पहला पर्पस होता है कि डिसाइपल्स पास रह के प्रैक्टिस और इंटरेक्ट कर सकें, और ये यूनिटी को भी प्रमोट करता है, जिससे अगर कोई परेशानी आती है तो पूरी टीम को एक साथ में मोबिलाइज किया जा सके। टाइम काफी जल्दी निकला था, रात आ गई थी। वैसे भी इतने हाई लेवल के एक्सपर्ट्स को नींद फींद की जरूरत होती नहीं है। जियान, म्यूइंग, शाओई और बाकी के सभी लोग अगले दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन्हें इंतजार था म्यूजुजी का, जो कि अगले दिन चीजों को एक्सप्लेन करने आ रहे हैं। आखिरकार बर्निंग इंसेंस पवेलियन जैसे पावरफुल सेक्ट में इनका पहला स्टेप होगा। एक शांत से कमरे के अंदर म्यूफंग होता है। वो बेड पे लेटा लेटा खुद से बोलते है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बर्निंग इंसेंस पवेलियन इस तरीके का होगा। अगर मुझे पता होता तो मैं अपने फादर की बर्निंग इंसेंस पवेलियन की तारीफों के बारे में नहीं सुनता। उसके फादर
अक्सर बर्निंग इंसेंस वायलिन की तारीफ किया करते थे। म्यूफंग कहता है वो जियान भी काफी रिमार्केबल है, वो ये सब बस अपनी 4 स्टार अर्ली स्टेज की स्टैंड के साथ अचीव कर पाया है। भले वो बाहर से एकदम केयरफ्री दिखने की कोशिश करता हो, अंदर से म्यूफंग काफी ज्यादा ऑब्जर्वेंट था। उसे चीजों को परखने की शुरुआत से आदत होती है। म्यूफंग कहता है जियान एक ऐसा इंसान है जिसे दोस्ती करनी चाहिए। ये सोचते सोचते म्यूफंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। पिछले कई इवेंट्स ने म्यूफंग को थका दिया था। भले वो यिन कोर्स फॉरेस्ट की फाइट के एग्जॉस्शन से रिकवर हो चुका हो, लेकिन मानसिक तनाव भी गया नहीं होता। इस वजह से समय आ गया था जब रेस्ट किया जाए। एक दूसरे वुडन हाउस में ग्रीनफूड अपने बेड पे बैठ के कुछ सोच रही होती है। वो कहती लगता है ज़्वालिन रॉयल फैमिली और मेड्यूसा ट्राइब के बीच में काफी ज्यादा गहरी दुश्मनी है। इतनी डीप हेट्रेड के बारे में मैंने सोचा नहीं था। भले ही ग्रीन फ्रूट को इंसानों के द्वारा पाला बड़ा किया गया हो, लेकिन वो इस बात को डिनाई नहीं कर सकती कि उसकी ब्लड लाइन मेड्यूसा फैमिली से आती है। लगता है ग्रीन फ्रूट का बर्निंग इंसेंस पवेलियन आना कोई जरूरी काम की वजह से था। वो कहती माय लेडी क्वीन, मैं नहीं जानती कि तुम कहाँ से आई हो, लेकिन तुम्हारी ब्लड लाइन डेफिनेटली हमारी मेड्यूसा ट्राइब से बिलोंग करती है। इस वजह से मैं बर्निंग इंसेंस पवेलियन से उन ट्रेजर्स को जरूर हासिल करूंगी जो हमारे क्लैन की मदद कर पाए। दूसरी तरफ एक दूसरे रूम में म्यूइंग, जो कि अपने दोनों हाथों को अपनी चिन के नीचे लगा के लेटी हुई होती है, वो सोचती अभी ब्रदर यानजी आप कहाँ पे हो? क्या जब आपको मालूम पड़ेगा कि मैं चुपचाप से यहाँ पे आ गई हूँ तो क्या आप मुझे डांटने वाले हो? यूइंग कहती है मेरे भाई ने हमेशा मुझे वार्न किया कि इंसानों की इंटेंशंस इविल होती हैं, मतलब वो बुरी फरात में रहते हैं। इतना कहने के बाद वो पॉज हो गई थी। उसे याद आती है वो बैटल जो कि जियान और ट्विंगोस टेम्पर के बीच में हुई होती है। अपनी आंखों में जिज्ञासा की चमक लेके यूइंग कहती है लगता है इंसान इतने खराब नहीं जितना ब्रदर ने बताया। दूसरी तरफ शाओई अपने रूम में मेडिटेशन स्टेट में एंटर कर चुका होता है। उसके एवोल्यूशन और ब्रेक थ्रू को ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ था, इस वजह से उसे अपनी स्ट्रेंथ को स्टेबलाइज करना होता है। जियान से इतना क्लोज बॉन्ड होने की वजह से शाओई को पता था कि उसे अपने भाई को सपोर्ट करना होगा। जियान जो कि अपने वुडन हाउस के अंदर होता है, उसकी आंखें अपने कमरे को परख रही थी। वो कहता है बर्निंग इंसेंस पवेलियन के पास सच में कई सीक्रेट्स हैं। इनके हर एक रूम के अंदर अपना एक इंडिपेंडेंट स्पेस है। इन कमरों के अंदर अपनी स्पिरिचुअल स्टैंड का इस्तेमाल करके भी झांका नहीं जा सकता। ये रूम एकदम नीट एंड क्लीन होता है। ऐसा लगता है बर्निंग इंसेंस पवेलियन के कर्मचारियों ने इसे हाल ही साफ किया हो। वो जस्ट टेबल के बगल में बैठ के मेडिसिन टी पॉट को उठाता ही है, तभी अचानक से उसे एक पेक्यूलियर एनर्जी महसूस होती है। जियान कहते ही एनर्जी फ्लक्चुएशन। बिना हेजिटेशन के वो सीधे अपने बेड पे आ गया था। वो तुरंत ही ट्रेनिंग स्टेट में एंटर कर जाता है। इसी मोमेंट पे गोल्डन ड्रैगन का अवतार भी रूम में प्रकट होता है। वो हंस के बोलते ही लड़के, लगता है तेरी परसेप्शन बढ़ती जा रही है। ऑल्दो बर्निंग इंसेंस पवेलियन के अंदर पावरफुल एक्सपर्ट्स की कमी नहीं है, तब भी गोल्डन ड्रैगन को अपने ऊपर भरोसा होता है कि कोई उनकी प्रेजेंस को सेंस नहीं कर पाएगा। अब तक जियान भी आंखें खुल चुका होता है। ये देख के गोल्डन ड्रैगन कहते हैं ठीक है तुम पहले ब्रेक थ्रू कर लो। लगता है उस पॉइंट स्प्लेंडरिंग कंपटीशन में तुमने काफी पुश कर दिया है, अब तुम्हारा ब्रेक थ्रू बिल्कुल करीब आ गया है। जियान तुरंत ही नोट करके ट्रेनिंग स्टेट में एंटर कर जाता है। गोल्डन ड्रैगन जियान को बताते हैं कि अगर तुम दोचियान क्लास में पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें अपने शरीर के अंदर के द्विकीय सी को एक 2 कोर में बदलना होगा। ऐसा करने के लिए तुम्हें अपनी द्विकीय सी को कंप्रेस करना होगा। जियान सरप्राइज्ड आवाज में कहता है 2 कोर। इस चीज के बारे में उसने पहली बार सुना था। जिन लोग कहते हैं हाँ 2 कोर, ये ऐसा कंसंट्रेटेड एनर्जी सोर्स होता है जिसमें कल्टीवेटर की सारी द्विकीय कंडेंस होती है, और जिस भी एक्सपर्ट के अंदर ये 2 कोर मौजूद होता है उसे दोशियान कहा जाता है। गोल्डन ड्रैगन कहते हैं दोशियान क्लास बहुत सारे पावरफुल सीक्रेट्स को छिपाती है, जैसे कि डोमेन। गोल्डन ड्रैगन के बताए हुए नए कॉन्सेप्ट जियान के अंडरस्टैंडिंग से एकदम बियॉन्ड होते हैं, हिंदी में बोले तो समझ के बाहर होते हैं। वो कहता है दोशियान, 2 कोर, डोमेन। जियान कहता है तो दोशियान में ब्रेक थ्रू करने के लिए 2 कोर की जरूरत होती है, और 2 कोर को कंडेंस करते करते हमें कई चीजों को समझना जरूरी है। वो तुरंत ही अपने फ्लेम मंत्रा को एक्टिवेट कर देता है। उसके शरीर में से इंटेंस फ्लेम एनर्जी बाहर आने लगती है, लेकिन ये जियान की कंट्रोल में इस तरीके से थी कि किसी भी चीज को जला नहीं पाती। फ्लेम मंत्र चारों तरफ से नेचर एनर्जी को अपने अंदर खींचने लगा था। एनर्जी का ऐसा खींचाव बाहर से भी महसूस किया जा सकता था। इसे म्यूफंग, म्यूइंग और बाकी लोग भी सेंस कर लेते हैं। वो जस्ट इसकी तहकीकात करने के लिए उठ ही रहे थे, तभी इनके पास शाओई का मैसेज पहुंचता है। लिटरली कहता है ब्रदर एडवांस कर रहा है, इस वजह से आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। शाओई के शब्दों को सुन के सभी लोग शांत हो गए थे। जियान के ऊपर एनर्जी का सोल्ट बनता रहता है कुछ और समय तक। फाइनली इस पूरी एनर्जी को जियान का शरीर अब्सॉर्ब कर लेता है। जियान अपनी स्टैंड को स्टेबलाइज करके बोलता है डन। ये ब्रेक थ्रू काफी जल्दी आया था। वैसे ब्रेक थ्रू के साइंस ट्विंगोस टेम्पर से फाइट करने के बाद तुरंत ही जियान को महसूस होते हैं। वो चाहता तो वहीं पे ब्रेक थ्रू कर सकता था, लेकिन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस के डर की वजह से वो अब तक अपने आप को रोक के रखता है। इस वजह से जब उसकी ब्रेक थ्रू करने की इच्छा होती है, ये ब्रेक थ्रू एकदम नेचुरल हुआ था। जियान खुद से बोलता है मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि मेरे अंदर की द्विकी हल्की से सॉलिडिफाई हो गई है। अपनी द्विकी के हल्के से सॉलिड स्टेट को
जियान अपने सोल परसेप्शन से सेंस कर पाता है। सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू करने के बाद जियान डोशियान के दो कोर के बारे में सोचना बंद कर देता है। वो जानता था कि जब उसे चीजों को जानने की जरूरत होगी गोल्डन डैकिंग खुद उसे बताएंगे। तभी जिनलोंग कहते हैं रुको, मैं तुम्हारी स्टोरी रिंग के अंदर कोई सेंस कर पा रहा हूँ। जब जियान अपने सोल परसेप्शन को अपनी स्टोरी रिंग के अंदर ले जाता है उसे एक चीज दिखाई देती, ये एक छोटा सा जेड पीस होता है। ये अपने आप ही जियान की स्टोरी रिंग के अंदर मूव कर रहा था। वो कहता है ये जेड, ये मुझे जाना पहचाना लग रहा है। तभी उसे याद आता है कि ये वही सोल जेड है जो कि दोदी कॉन्टिनेंट में पहुंचने से पहले उसने अपने साथियों से लिया होता है। इस सोल जेड पे 4 डिस्टिंक्ट एनर्जी फ्लक्चुएशंस मौजूद थे। अगर कोई सोल जेड के अंदर अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को भेजता है तो उसे 4 एनर्जी सोल्ड करती हुई दिखाई देंगी। बस बात ऐसी होती है कि इस समय इन 4 एनर्जीज में से एक एनर्जी को ज्यादा ही चमक रही थी। जियान आकर नैरो करके बोलता है ये, उसे तुरंत इस एनर्जी का सोर्स रिकॉग्नाइज हो जाता है। वो कहता है ये काइलिन की पावर है। जब जियान, काइलिन, जुनर, गुयुआन और जुकुन उस मिस्टीरियस पैसेज का इस्तेमाल करके दोदी कॉन्टिनेंट लौट रहे होते हैं तो उनका सामना उस इविल क्रीचर से होता है। इस इविल क्रीचर को रोकने के लिए जियान खुद को सैक्रिफाइस करके अपने साथियों को पीछे दोदी कॉन्टिनेंट के स्पेस पोर्टल में भेज देता है। लेकिन जाने से पहले उसने चारों की एनर्जीज को इस सोल जेड के अंदर कैद कर लिया था, जैसे दोदी कॉन्टिनेंट पे आने के बाद वो अपनी कंपेनियंस को ढूंढ सके। काइलिन की सोल लाइट का इस तरीके से ग्लो होने का मतलब ये है कि वो जियान के काफी करीब है। जियान एक अनकंट्रोलेबल एक्साइटमेंट से भरी आवाज में कहता है केलिन तुम कहाँ पे हो। जियान की भावनाओं को इस तरीके से भड़कते हुए देख गोल्डन डैकिंग तुरंत एक प्योर एनर्जी को उसके शरीर के अंदर भेज देते हैं, जैसे जियान की इमोशन शांत हो गए थे। वो कहते हैं मैं जानता हूँ कि तुम अपने साथियों को ढूंढने के लिए काफी एंग्शियस हो रहे हो, लेकिन किसी भी तरीके की जल्दबाजी करने का समय नहीं है। तुम्हें अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना होगा। जियान एक गहरी सांस लेने के बाद बोलता है मास्टर आई एम सॉरी, लगता है मैं फिर से कंट्रोल को खो चुका था। अब उसका कंपोजर वापस आ चुका होता है। लेकिन सोल जेड की उन इंटेंस फ्लक्चुएशन से ये बात तो क्लियर हो जाती है कि काइलिन उसे काफी करीब है। अब जियान की आंखों में एक अलग ही लाइट फ्लैश होने लगी थी। ऊपर आसमान की तरफ देख के बोलता है लगता है काइलिन इस वन सेंटिन में कहीं है। अब एग्जैक्टली मेडुसा का ठिकाना कहाँ पे है वेल हम उसके बारे में जान रहे होंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वैसे अभी तक इतनी सारी हिंट्स मिल चुकी है कि तुम सब भी अंदाजा लगा ही सकते होगे, बट डोंट वरी अगर तुम समझ भी नहीं पा रहे हो तभी नेक्स्ट एपिसोड में चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट पार्ट में डिसाइपल्स की राइट्स मालूम पड़ेंगे और जियान भी अपना दबदबा बनाना शुरू कर देगा। बेसिकली चीजें आपको पसंद आने वाली है। अगर आप फ्यूचर में आने वाले ऑसम एपिसोड्स को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होते वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जिनसे नेक्स्ट एपिसोड का वेट नहीं किया जाता वो हेल गार्डन मेंबरशिप का प्रोग्राम बन सकते हैं। ऐसा होने पे आप उन एपिसोड्स को देख पाओगे जिन्हें शाम को प्रिपेयर किया जाता है। ज्वाइन का बटन मिलेगा चैनल के होम पेज पे। अगर आपके पास हमारे लिए किसी भी तरीके का सजेशन हो तो उसे कमेंट्स में लिखना बिल्कुल मत भूलना। हम करते हैं वीडियो को यहीं पे क्लोज। अंटिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।